हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू C300 CE, इसकी यूनिट 7 करवाने वाला हूं हिंदी मीडियम में। और इजी समरी होगी ये, एग्जाम से पहले आप इसको देख सकते हो। इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बताऊंगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो है और आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। एकलव्य स्नातक 1 आपको सर्च मारना है, वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ संगम पीरियड क्या है। साउथ इंडिया में जब आप जाते हो तो यहाँ पे जो पूरा एरिया था इसको प्राचीन समय में तमिलकम कहा जाता था। तो उस तमिलकम का जो एरिया था, यहाँ पे जितने भी हमें हिस्ट्री मिलती है, ठीक है, उस टाइम की हिस्ट्री हमें मिलती है संगम लिटरेचर से। संगम लिटरेचर बेसिकली होता क्या है कि कुछ साउथ इंडियन पोएट्स होते थे, कुछ कवि होते थे जो अपनी मतलब मीटिंग्स करते थे, जिसको संगम कहा जाता है, मिलते थे। और वो मिलते थे तो वो जो भी इंफॉर्मेशन होती थी उसको फिर नोट डाउन किया जाता था। सो ऐसे जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर होती गई वही हमारा संगम लिटरेचर या संगम साहित्य कहलाता है। अब ये संगम साहित्य हमें साउथ इंडिया की राजनीतिक विशेषताएं बताता है, वहाँ की आर्थिक विशेषताएं बताता है, सामाजिक विशेषताएं बताता है। सो यही हमें इस चैप्टर में बेसिकली शॉर्ट में समझना है कि कैसा वहाँ का समाज था, कैसी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था थी। सो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं सामाजिक संरचना की बात करें अगर हम, सो समाज को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था। साउथ इंडिया के अंदर 5 स्तर पर विभाजन किया गया था, जिसको पंचवर्ण व्यवस्था भी कहा जाता है। सबसे टॉप पर ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मणों का काम बेसिकली पूजा करना होता था, विद्वान होते थे, वेदों को पढ़ाते थे, ये दान दक्षिणा लेते देते थे। फिर आते हैं क्षत्रिय दूसरे नंबर पर, जो लोग योद्धा होते थे, राजा होते थे, ठीक है, जो न्याय करते थे। तीसरे नंबर पर आते थे वैश्य, जो लोग व्यापारी लोग होते थे, जो लोग किसान होते थे, जो लोग मतलब मिडिल क्लास में आते थे, वो इसमें आते हैं वैश्य के अंदर। फिर आते हैं शूद्र, ये लोग वो थे जो मजदूर थे, जो बिल्कुल नीचे की कास्ट मानी जाती थी उस टाइम पे, जिनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था, कोई अन्य राजनीतिक अधिकार नहीं था। फिर इसके अलावा एक और वर्ण आता है जो कि था अतियार। ये वो लोग थे जिनका बहिष्कार किया गया था समाज में, लोग इनको देखना भी पाप समझते थे, इनको लोग बहुत ज्यादा नापसंद करते थे। सो पंचवर्ण व्यवस्था चलती थी संगम युग के दौरान, ये याद रखना। अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। मींस खेती का महत्व बहुत ज़्यादा था और कृषि के साथ साथ व्यापार भी बहुत फला फूला इस टाइम पर। और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था इस एरिया का। दक्षिण पूर्वी एशिया जो साम्राज्य थे वहां से व्यापार होता था, समुद्री व्यापार बहुत ज़्यादा होता था। सो व्यापार और कृषि के आप मतलब ये समझ लो कि व्यापार और कृषि पर ही आधारित जो है अर्थव्यवस्था थी। फिर इसके अलावा साहित्यिक सभाएं होती थी जिसको संगम कहा जाता था, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो कवि लोग होते थे, जो विद्वान होते थे, जो बुद्धिजीवी होते थे, वो समय समय पर मिलते थे, अपनी सभा करते थे, अपनी मीटिंग करते थे। और अभी तक जो है प्रसिद्ध 3 मीटिंग्स हुई हैं, 3 संगम हुई हैं, जिससे हमें ये लिटरेचर पूरा मिलता है जो साहित्य आज हम पढ़ रहे हैं। और जितना भी आज हमारे पास तमिल साहित्य है वो सारा यहीं से ही आता है। सो ये समझ के चले आप। फिर उसके बाद धार्मिक जीवन की बात करूं, सो ये लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। मीन्स बहुदेववाद बहुत ज्यादा चलता था, एक देवी देवता नहीं बल्कि अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी। और प्रमुख देवताओं में मुरुगन आते हैं, जिनको युद्ध और विजय का देवता माना जाता है। फिर उसके बाद इंद्र देव आते हैं, बारिश और बिजली का देवता। फिर वरुण देव आते हैं जो समुद्र के देवता थे। सो इस तरीके से देवताओं की पूजा वहां पर बहुत ज्यादा होती थी। भक्ति आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे संगम युग के अंदर भी कई भक्ति संत हुए, ठीक है, एक भक्ति का प्रचार संगम युग के दौरान भी था। लोग जो है परमात्मा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाने पर जोर दे रहे थे, बिचौलियों को रोल मतलब बिचौलियों का रोल खत्म हो। भक्ति आंदोलन का मतलब ही यही था कि जो बिचौलिया होते हैं, जो लोग भड़काते हैं, उनको खत्म करो, इंसान जो है भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। इसी को ही भक्ति आंदोलन कहा जाता है कि जितनी रूढ़िवादिता है, खराब जो रीति रिवाज है, वो बिल्कुल बंद हो। सो एक नींव यहीं पर पड़ी भक्ति आंदोलन की। फिर है मंदिर और अनुष्ठान। इस टाइम पर मंदिर जो होते थे वो धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। जितने पूजा पाठ होते थे मंदिरों में होते थे, अनुष्ठान होते थे, बलिदान प्रथा बहुत ज्यादा चलती थी, त्योहारों को मनाया जाता था और प्रकृति की भी पूजा होती थी, पूर्वजों की भी पूजा ये लोग करते थे। सो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। संगम युग के दौरान भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा था।
चेर, चोल और पांडे, ये 3 ऐसे साम्राज्य थे। मैं आपको मैप के द्वारा समझाता हूँ, ये एकदम एक दूसरे के आमने सामने थे। देखो, ये चेर साम्राज्य है और ये आपका चोल साम्राज्य है, ये पांड्या साम्राज्य है। सो ये तीनों यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को संरक्षण देते थे। मीन्स यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग रहते थे और अच्छे से भी रहते थे। सहिष्णुता थी भाई समाज के अंदर, लोग जो है मतलब सामाजिक सहिष्णुता थी, लोग टॉलरेंट थे दूसरे के धर्म को लेकर, ऐसा नहीं था कि कुछ बुरा कहते हों, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से लोग रहते थे, कोऑपरेट करते थे एक दूसरे का। अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में रहते थे, अलग अलग धर्मों के लोग आपस में साथ रहते थे। सो संगम युग, जिसको हम संगम काल भी कहते हैं, ये दक्षिण भारत का, ये समझ लो तमिल एरिया का इतिहास है पूरा। तमिल जो पूरा एक तमिलकम एरिया था, वही हमारा संगम साहित्य के अंदर उसका इतिहास हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक फैला हुआ था। और इस अवधि की विशेषता यही रही कि जो संगम साहित्य था, जो कि जिसके अंदर तमिल कविताएं हैं, महाकाव्यों का एक पूरा ये एक ग्रंथ है समझ लो, मतलब आप ये समझ लो तमिल में ही सब कुछ लिखा हुआ है। सो उससे क्या है, आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार की जानकारियां बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। सो आई होप आपको ये संगम साहित्य समझ आ रहा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का राज्य और राज्य व्यवस्था कैसी होती थी। सो संगम काल के दौरान छोटे छोटे सरदार भी होते थे, सरदारियां भी होती थी। इनको तिनई या कुरिंजी नाम से जाना जाता था। एक छोटा क्षेत्र है, उसका कोई सरदार होता था जो अपना लोकल एरिया का सरदार होता था, जो उसको संभालता था। प्रशासन और शासन की बात करूं तो संगम साहित्य के अंदर ये लिखा है कि मतलब जो राजा होता था, जिसके साथ मंत्रीगण रहते थे, मंत्री परिषद भी होती थी, ठीक है, और स्थानीय सभाएं भी होती थी, और सभा या नाडु भी कहा जाता था उसको। तो ये इस तरीके से है। युद्ध और सेना की बात करूं तो संगम युग के दौरान सेना बहुत ज्यादा मतलब शक्तिशाली थी। कविताओं में लिखा जाता था कि कैसे राजा और सरदार अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए लड़ जाते थे किसी से भी। किलेबंदी करना बहुत ज़्यादा फेमस था, मीन्स चारों तरफ से अपने एरिया को फोर्टिफाइड कर दो। सैन्य रणनीतियाँ बहुत ज़्यादा बनाई जाती थी। व्यापार और कूटनीति के बारे में भी लिखा है संगम साहित्य में कि ये लोग जो है व्यापार करते थे, व्यापार बहुत अच्छा था। तमिल क्षेत्र को भारत के अन्य क्षेत्रों से मतलब जोड़ने वाले व्यापारिक रास्ते भी बहुत सारे होते थे, जहाँ से दूर दूर से व्यापारी यहाँ पर आया करते थे, यहाँ के व्यापारी दूर दूर तक जाया करते थे। सो एक तरीके से ये गठबंधन वगैरह भी बनाते थे। फिर सरदारों की भूमिका क्या है, देखो छोटे छोटे एरियाज में सरदार रूल करते थे। सो इनको पलेयकारार भी कहा जाता था या नायकन नाम से भी जाना जाता था। सो बेसिकली सरदारों का काम इतना ही होता था कि भाई अपने एरिया में व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था, और साथ साथ जो थोड़े बहुत जो मसले होते हैं जो उनको निपटारा कर दो उनका, बस यही होता था। सांस्कृतिक एकता और विविधता, अब ये तमिलकम एरिया जो था यहाँ पर अलग अलग भाई आप देखोगे राजा हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर तमिल भाषी लोगों की संस्कृति सेम, मतलब एक संस्कृति रही, अलग अलग संस्कृति के लोग भी रहे और इनकी संस्कृति आज भी बची हुई है। मीन्स यहाँ के राजाओं ने सांस्कृतिक संरक्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। तो उसके अलावा कवि पुरस्कार विजेता और दरबारी संरक्षण, यहाँ के जो राजा होते थे वो सरदार और राजा जो होते थे वो कवियों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। जो कवि साहित्यकार, इनका दरबार के अंदर बहुत दबदबा होता था, इनको एक स्पेशल एक पद दिया जाता था। और उस टाइम ये समझ लो कि क्योंकि ये जो कवि होते थे ये राजाओं के कार्यों की प्रशंसा करते थे, इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखते थे, तो इन कवियों को बहुत अच्छा खासा पद दिया जाता था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने संगम काल का आपको बताया है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, फीडबैक लिख देना कमेंट में, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। जय हिंद, जय भारत।